नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 और 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत के डिफेंस क्षेत्राइजेशन जो योजना है उसमें रन संवाद 2025 में भारत की प्रस्तावित थिएटराइजेशन योजना को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण अभी सामने उभर कर आए हैं। तो सबसे पहला जानते हैं कि थिएटराइजेशन होती क्या है। तो ये एक प्रकार से योजना ही है जो कि थल, नौसेना और वायुसेना जो है ये तीनों की क्षमताओं और संसाधनों को एकीकृत करके भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विशिष्ट कमांड के अंतर्गत इन सभी को एक साथ रखा जाता है। और एक इसमें यही बोला गया कि एकल और एकीकृत कमान संरचना के अधीन ये तीनों जो सेना है वो कार्य करते हैं। तो अभी देखिए इसमें बोल रहे हैं कि जो अभी मौजूदा जो भारत की 17 सर्विस स्पेसिफिक कमांड है उन प्रणाली को उनको बदलना है और एक संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना भारत में करनी है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की है, जिसके प्रमुख जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सौंपी गई है। तो याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख होते हैं और उन्हीं को थिएटराइजेशन की मतलब जो जिम्मेदारी है स्थापना की वो सौंपी गई है। तो इसकी कुछ चुनौतियां भी है। तो सबसे पहला चुनौतियां कि भारतीय वायुसेनाओं की आशंकाएं हैं। तो सबसे पहला है कि सीमित सैन्य संसाधनों का बंटवारा उनकी मुख्य रणनीति और व्यापक कार्रवाई करने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है, मतलब भारतीय वायुसेना की। क्योंकि देखिए इसमें पहला उनका तरफ ये है, बात की गई है वायुसेना के मतलब समस्याएं ये उठाई गई है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारतीय तीनों सेनाओं में वो है थल सेना का। तो अगर थिएटराइजेशन कमांड होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो थल सेना को दिया जाएगा और इसके बाद वायुसेना को, और सबसे कम जो है वो नौसेना को दिया जाएगा महत्व। तो इसमें बोला गया है कि जो इसकी आकांक्षाएं हैं, जबकि वायुसेना आजकल बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक करने में कैपेबल है, जहाँ थल सेना नहीं पहुँच पाती वहाँ पर भी वायुसेना आजकल जो आधुनिक वारफेयर है उसमें महत्वपूर्ण होती जा रही है। फिर भी उनकी जो सैन्य क्षमता है उनको थोड़ा सा कम आंका जाएगा इस मामले में। उसकी एक प्रकार से समस्याएं उन सबको दिखती है, तो उसको लेकर एक विवाद तो उभर के सामने आ ही रहा है। फिर है भारत विशिष्ट मॉडल। तो इसमें बोला गया है कि भारत की विशिष्ट जो है परिस्थितियों को देखते हुए और ख़तरों को देखते हुए अपना विशेष मॉडल देखने की ज़रूरत है, ना कि अमेरिका और चीन जैसा हमें मॉडल फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर संरचनात्मक व्यवधान में देखें तो ट्रांजिशन के दौरान युद्ध की तैयारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डोमेन संबंधी ज्ञान और कमान की ओर देखें तो एक सेना का थिएटर कमांडर दूसरी सेनाओं की क्षमताओं, खासकर वायु शक्तियों को पूरी तरीके से समझ और संचालित नहीं कर सकता है। और लागत और औद्योगिक आधार की ओर देखें तो इसका खर्च बहुत ज़्यादा होगा और उसके परिणाम उतने मिलेंगे या नहीं ये भी अभी तक साफ नहीं है। लेकिन थिएटराइजेशन का अपना ही महत्व है। इसमें सबसे पहला है कि सैन्य बलों को बेहतर समन्वय स्थापित होगा, उनके कार्यों में दोहराव कम हो जाएगा। इससे एकीकृत कमान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे तेज़ी से निर्णय लिए जा सकेंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। फिर बोला गया कि अलग अलग सैन्य अभियानों की कमियां भी इससे दिखती है, जैसे संसाधनों का कुशल उपयोग होता है और तालमेल में कमी होती है, जिससे इसको कम करने में मदद मिलेगी। तो वही बोला है कि समन्वित सैन्य अभियान हो सकेगा, जिससे युद्ध के समय जो क्षमता और प्रभावशीलता भी है वो भी इससे बढ़ेगी। और सेकंड चलते हैं हम लोग 2025 में जीएसटी सुधार जो है वो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं। तो ये देखिए अब इसमें 2 स्तरीय संरचना यानी 5% और 18% स्लैब मतलब स्टार्ट हो गया है और कराधान और अधिक निष्पक्ष ये होगा। और बोल रहे हैं कि डिजिटल फाइलिंग से आसान प्रक्रिया और तेज़ी से रिफंड भी इससे मिलेंगे। तो बोल रहे हैं कि इसमें लग्जरी और हानिकारक जो वस्तुएं हैं जैसे पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, इन पर एक नया जो है ना 40% का अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। मतलब 40% का एक नया कर लगाया जाएगा, जो कि बाकी जो हैं वो मैंने आपको बताया ही 2 स्लैब जो कि है 5 और 18%, बाकी सभी इन पर होंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि जीएसटी दर में जो हाल में किए गए बदलाव हैं ना उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा में परिवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बहुत ज़्यादा पहुंच होगी मजबूत। फिर है परिवारों की बचत भी बढ़ेगी और इससे खपत को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे दाम कम हो जाएंगे और मांग में इस मतलब तेज़ी दिखेगी। फिर उन इनपुट्स पर जो है ना वो कम दरों में कम दरों से इसकी लागत कम होगी और लघु व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे एमएसएमई को भी समर्थन प्राप्त होगा। फिर व्यवस्था से विवाद कम होंगे और फैसले जल्दी से होंगे, नियमों का पालन आसान होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 स्लैब अब हो चुका है, पहले 4-5 स्लैब था, उससे अब 2 स्लैब कर दिया गया है।
फिर बोल रहे हैं कि ये जो दरें हैं ना, ये अनुपालन को प्रोत्साहित करेगी, कर आधार का विस्तार करेगी और राजस्व में भी सुधार करेगी। तो इससे व्यापक कर आधार हमारा दायरा मजबूत होगा। लेकिन इससे प्रमुख चुनौतियां भी कुछ कुछ उभर कर आ रही है। तो इससे राजस्व का नुकसान होगा। जैसे वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में इससे लगभग 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो सकता है। फिर बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को हटाना एक प्रकार से दिक्कत का काम कर सकता है। जैसे स्वास्थ्य उत्पादों, बीमा में, इन सभी जैसे क्षेत्रों हैं ना, इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को हटाने से कैस्केडिंग टैक्स की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला देखते हैं कैस्केडिंग टैक्स है तो ये है क्या। ये एक प्रकार से बोल रहे हैं कैस्केडिंग टैक्स जो है ना, एक प्रकार से टर्नओवर टैक्स है जो कि आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लागू होती है। आप नहीं समझे, अभी मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए कैस्केडिंग टैक्स जो है ना, मान लीजिए कोई भी उत्पादन बनने के लिए आया और धीरे धीरे बन रहा है, तो सबसे पहला जो है ना, इस पर टैक्स लगेगा, फिर इस पर टैक्स लगा, इस पर टैक्स लगा, इस पर टैक्स लगा और इस पर भी टैक्स लगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो टैक्स लगा था रॉ मटेरियल पर, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल के बाद उत्पाद बना, लेकिन इस उत्पाद पे भी टैक्स लग रहा है। तो ये उत्पाद में तो रॉ मटेरियल का भी टैक्स लग गया और इस उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन हुआ उसका भी टैक्स लग गया। फिर इसमें फिर यहाँ पर गया थर्ड स्टेज पर तो और ज़्यादा टैक्स हो गया। मतलब समझिए आप, यहाँ पर स्टील का माल गया है, मान लीजिए स्टील का कोई कचरा वचरा गया है, फिर उसको स्टील बनाया, फिर यहाँ पर कोई जाके उसको छड़ बनाया, फिर छड़ से यहाँ पर कुछ मान लीजिए कुछ ये बनाया, घर का आकार बनाया, फिर उस घर के आकार की बिक्री के लिए कहीं दुकान गया, दुकान में कुछ एक्स्ट्रा उसको सजाया गया। तो इस प्रकार से हर जगह अगर टैक्स लेगा ना, तो हर जगह पर वही वाला टैक्स फिर से देना पड़ रहा है। मान लीजिए ये पहले ही टैक्स दे चुका है कच्चा माल का, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं तो फिर से वो कच्चा माल वाला टैक्स फिर से ऐड हो रहा है। तो उसी को कहते हैं कास्केडिंग टैक्स। मतलब एक ही मतलब चीज़ के लिए बार बार टैक्स लिया जाना। और आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, का मतलब होता है कि अगर आप टैक्स पहले दे चुके हैं तो उसको रिफंड मतलब करना होता है, ऐसा कुछ। तो ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के पुनरुद्धार पर अस्पष्टता का अभाव। तो ये 2 साल के लिए स्थापित की जा रही है, मतलब की गई थी, जो जीएसटी परिषद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता था। और इसे व्यवसाय जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचा या नहीं, इसकी ये जांच करती थी, लेकिन इसको तो अभी तक हटा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में क्लाइमेट रेजिलियंस शहरों के निर्माण की आवश्यकता है। तो ये बोल रहे हैं कि अत्यधिक मानसूनी वर्षा और नदियों के उफान से पंजाब के शहरों में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति हो गई है। और बोल रहे हैं कि भारत की जो शहरी आबादी है ना, वो 2020 में तो मात्र 480 मिलियन थी, लेकिन 2050 में लगभग इसकी दोगुनी यानी 951 मिलियन होने की संभावना है। तो इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय शहरों के समक्ष जो है ना, बहुत सारी चुनौतियाँ भी है और इसकी हमें समाधान भी करने की ज़रूरत है। तो बाढ़ सबसे पहला मतलब चुनौती है। बोल रहे हैं कि 2070 तक 2/3 शहर जो है ना, आबादी बाढ़ की चपेट में आ सकती है, जिससे 40 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो समाधान यही होगा कि बेहतर जल निकास प्रणाली हो, प्रकृति आधारित समाधान इसमें देखा जाना चाहिए। बाढ़ की चेतावनी प्रणाली भी मजबूत होनी चाहिए। जैसे बोला गया कि कोलकाता शहर हेतु बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल, इसको देखा जा सकता है मॉडल के रूप में। अत्यधिक गर्मी यानी अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव शहरी तापमान को 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिससे उत्पादकता पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसकी समाधान में हीट एक्शन प्लान, शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना, जैसे अहमदाबाद में हीट एक्शन प्लान को अपनाया गया, उसका मॉडल को देखा जा सकता है। परिवहन में देखा जाए तो बाढ़ आने से 10 से 20% जो है ना, सड़कें डूब जा रही है और इससे 50% से अधिक परिवहन नेटवर्क ठप हो जा रहे हैं। तो इसका समाधान यही होगा कि जोखिमों का मानचित्रीकरण किया जाए, बेहतर जल निकासी, आपदा रोधी और हरित सार्वजनिक परिवहन, जैसे दिल्ली मेट्रो का उदाहरण है कि उसको एक प्रकार से लागू किया जा सकता है ऐसे मॉडल, जो कि बाढ़ आने पर भी मतलब जो परिवहन है उसमें कोई भी दिक्कतें ना हो। नगरपालिका सेवाएं, जो बोल रहे हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जिसमें बोल रहे हैं कि समाधान के रूप में देखें तो अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना होगा, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा। जैसे इंदौर का अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल इसमें एक प्रकार से रोल मॉडल का रूप में देखा जा सकता है। और गवर्नेंस और वित्त यानी संस्थागत क्षमता का कमज़ोर होना और निजी निवेश की सीमित मात्रा भी एक प्रकार से चुनौती बनकर सामने खड़ी है, जिसके लिए हमें संस्था को मजबूत करना होगा, नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा और निजी क्षेत्र से वित्त पोषण को बढ़ावा देना होगा।
तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, बाकी तो जनरल ही पॉइंट थी, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है मेंस में। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व व्यापार संगठन आधारित निष्पक्ष व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो भारत ने एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में डब्ल्यूटीओ को केंद्र में रखते हुए खुली, निष्पक्ष और समावेशी, भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर जोर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो ये जेनेवा में है, 1955 में मराकेश समझौते के बाद इसको स्थापित किया गया था। और ये जो डब्ल्यूटीओ है, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान लिया। पहले ये था, इसके बाद ये डब्ल्यूटीओ बना। तो इसके सदस्य जो है 166 देश हैं। भारत इसका 1955 से सदस्य है। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूटीओ के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है। तो सबसे पहला है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, यानी व्यापार को विकृत करने वाला इसको माना जाता है। सरकारें किसानों से तय कीमतों पर अनाज खरीदती है, जैसे भारत में एमएसपी प्रणाली। इसके बाद है कि विशेष और विभेदक व्यवहार। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब विकसित देश जो है ना, इन प्रावधानों को धीरे धीरे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। तो ये था क्या, विशेष और विभेदक व्यवहार, यानी ये विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है विवाद निपटान प्रणाली। तो ये अपीलीय निकाय जो है वो 2019 से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने नियुक्तियों और पुनर्नियुक्तियों पर इस पर रोक लगा दी है, जजों की। फिर नेक्स्ट है भू राजनीतिक बदलाव, यानी अमेरिका की टैरिफ नीतियाँ, रूस यूक्रेन युद्ध। फिर बोल रहे कि डेटा गोपनीयता, डेटा प्रवाह, डिजिटल सेवाओं पर कराधान, जलवायु परिवर्तन, यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये सभी जो मिलकर है ना, ये डब्ल्यूटीओ के मतलब जो परिसंचालन जो है वर्ल्ड ट्रेड के रूप में एक चुनौतियाँ बनकर सामने आई है। नेक्स्ट है लाल सागर में समुद्र में बिछी केबल्स को निशाने बनाया गया। तो भारत सहित मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित रही। और ये अंडर वाटर जो है ना डोमेन अवेयरनेस की अहमियत को भारत के सामने दर्शाया है। क्या है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। तो भारत की अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस की आवश्यकता क्यों है। तो बोला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चीन की अंडर वाटर ग्रेट वॉल परियोजना को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, जैसे सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स, जो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का ना 95% से अधिक ये संचालित करती है। तो भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या है इस पर लेकर। तो बोल रहे हैं कि मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल का विकास अभी भी हमारे देश में प्रारंभिक चरण पर है। डीआरडीओ की जो फॉरेंसिक फास्फोरिक एसिड ईंधन सेल आधारित वायु स्वतंत्र प्रणोदक प्रणाली है, जो लिथियम आयन सेल से संचालित होती है, वो ईआईपी की तुलना में कमतर है। मतलब स्वतंत्र वायु प्रणोदक की तुलना में कम आकी गई है उसको। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी जो मानव रहित सरफेस व्हीकल का केवल 30 किलोग्राम की पेलोड का ही वहन कर सकता है। तो ये सभी बोल रहे हैं कि तकनीकी हमारा भी थोड़ा सा कम है, पिछड़ा है। फिर बोल रहे हैं कि वित्तीय बाधाएं देखें तो प्रोटोटाइप के विकास में रुकावटें आती है, हम लोग आयात पर ज़्यादा निर्भरता रहते हैं। फिर भारत की विशाल तट रेखा, चीन द्वारा पनडुब्बियों से घुसपैठ और मानसून का प्रभाव, एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव भी एक प्रकार से परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। तो भारत की पहलों की ओर देखें तो सबसे पहला है कि हमारा स्वदेशी विकास हमने क्या क्या किया। तो माया, अमोघ, अदम्य जैसे जो है ना यूयूवीज का विकास हम लोगों ने किया है। और समुद्री यान परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बियों का भी विकास किया जा रहा है। फिर अवसंरचना में देखें तो पोर्ट ब्लेयर में इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम तैनात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी देखें तो स्वायत्त समुद्री प्रौद्योगिकियों के सह विकास और MQ-9BC गार्जियन ड्रोन को सेनोबॉय से सुसज्जित करने के लिए सहयोग किया जा रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स की खबरें आएंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर है पूर्ण चंद्र ग्रहण, यानी ब्लड मून। तो देखिए पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ना, ये ग्रहण सबसे पहले तब होता है जब ग्रह जो है ना, ग्रह या चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के मार्ग में आ जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेखा में आ जाती है। मतलब ये है सूर्य और ये है मतलब चंद्रमा, और पृथ्वी अगर यहाँ पर आ गई तो फिर ये जो है ना, ये चंद्र ग्रहण बनता है, क्योंकि यहाँ से फिर सूर्य दिख नहीं पाता है। देखिए ये तो यहाँ जाएंगी, यहाँ पे जाएंगी, तो यहाँ से दिख नहीं पाता है मतलब चंद्रमा। फिर बोल रहे हैं कि छाया के मतलब सबसे गहरे छाया को इसको प्रछाया
प्रछाया यानी उम्रा में आता है और ये लाल रंग का होता है, इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इसके पीछे मैं बता देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए चंद्रमा है, तो अगर यहाँ से आती है प्रकाश तो देखिएगा यहाँ से ऐसे हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट जो है ना, यहाँ 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 ऐसे ऐसे दिखेगी ना, तो ये रेड जो है ना, भारत बोल रहा हूँ मैं, पृथ्वी के जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल से यहाँ पर रेड 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 दिखने लगता है, तो इसको ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि ये मून जो है ना लाल दिखने लगता है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है चाय। तो चाय जो है ना, बढ़ते आयात के कारण असम चाय उद्योग जो है ना संकट का सामना कर रहा है। अब चाय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो इसका तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस, 1200 से 2500 मिलीमीटर तक की वर्षा जरूरी होती है। उच्च आर्द्रता का स्तर यानी 70% से ऊपर इसे चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली अम्लीय मृदा और कार्बनिक पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में हो उस मृदा में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन प्लस यानी ओपेक प्लस, ये तेल उत्पादन को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। ओपेक ने 10 अन्य देश मतलब तेल उत्पादक देशों के साथ ये समझौता किया था और 59% कच्चे तेल का ये उत्पादन करते हैं। अमेरिका ओपेक प्लस का हिस्सा नहीं है। ओपेक का गठन जो है वो 1960 में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला ने मिलकर किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर ईरान भी था और सऊदी अरेबिया भी और वेनेजुएला भी, क्योंकि ये सभी जो है ना एक दूसरे के दुश्मन ही माने जाते हैं। वेनेजुएला तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है और सऊदी अरेबिया और ईरान में तो टसल चलती रहती है। नेक्स्ट है कच्चा तीवु द्वीप। तो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कच्चा तीवु द्वीप का दौरा किया है। कच्चा तीवु द्वीप की ओर देखें तो यह पाक जल डमरूमध्य में स्थित एक छोटा और निर्जन द्वीप है। यहाँ पर देखिए ये भारत का तमिलनाडु है, या रामेश्वरम, यहीं पर है कच्चा तीवु, और यही है देखिए पाक जल मतलब क्या बोलते हैं इसको, जल डमरूमध्य, पाक जल डमरूमध्य, पाक स्ट्रेट। अब देखिए सेंट एंटोली कैथोलिक श्राइन ही यहाँ पर एकमात्र अस्थायी संरचना है। याद रखिएगा सेंट एंथोसी कैथोलाइन श्राइन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि है ये। अब देखिए इसको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये 1974 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का सीमांकन किया गया, जिसमें कच्चा तीवु को श्रीलंका का हिस्सा माना गया, जबकि भारत को कन्याकुमारी के पास स्थित वेड्स बैंक इनको मिला था भारत को, और श्रीलंका को हम लोगों ने कच्चा तीवु दिया था। ये इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। तो अभी रिपोर्ट में निकला है जिसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक को सीमित क्षमताओं का रेखांकन किया है। तो क्या बोला गया, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज होता क्या है, तो ये जो है ना एक प्रकार से एक प्रक्रिया है जो कि उद्योगों, बिजली उत्पादन संयंत्रों और अन्य संयंत्रों से उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करके ज़मीन के नीचे भंडारित किया जाता है। इसमें चुनौतियाँ यही बोली गई है कि यह तकनीक बहुत महंगी है और भूवैज्ञानिक संरचनाओं की CO2 भंडारण क्षमता सीमित है और सभी स्थलों पर लंबे समय तक इसके भंडारण के लिए उपयुक्त भी नहीं है। फिर पाइपलाइन बनाने के और रखरखाव के लागत बहुत अधिक होगा। पाइपलाइन और संरचनाओं में जंग लगना, क्षरण होना, रिसाव की समस्या होना, यही सब है ना। नेक्स्ट है अकाउंट एग्रीगेटर। तो भारत की अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली अब 11.2 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क 2021 में लॉन्च किया गया था और ये जो है ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तंभों में से एक है। RBI द्वारा इसको लाइसेंस दिया जाता है और वित्तीय डेटा संग्रह करते हैं और वित्तीय संस्थानों के साथ ही साझा करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर आप याद रख सकते हैं policybazaar.com जैसे हो गया, तो वो कुछ करते नहीं है बल्कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो यही होते हैं अकाउंट एग्रीगेटर्स, है ना। फिर आप इसको बोल सकते हैं पेटीएम भी देख सकते हैं ना। पेटीएम तो खुद का UPI है नहीं, जबकि वो कनेक्टर का काम करता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स वही सब होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन लैंग्वेज मॉड्यूल्स। तो देखिए एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के आधार पर विकसित किया गया है। ये अमीनो एसिड को टोकन और प्रोटीन को वाक्य की तरह देखते हैं और लाखों प्रोटीन अनुक्रमों पर प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रोटीन की संरचना सीखते हैं। नेक्स्ट है साक्षी संरक्षण स्कीम। नाम से पता चल रहा है कि जो गवाह देने वाला है उसका संरक्षण कुछ किया जाएगा। तो एक गवाहों और उसके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बिना डरे हो स्वतंत्र रूप से वो गवाही दे सकें। उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था लागू करना। लास्ट खबर की हम लोग चलते हैं, तो है ये श्री नारायण गुरु, जो कि 1850 से 1928 ईस्वी तक रहे हैं। ये संत और सामाजिक सुधारक थे। ये एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का प्रचार किया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया। याद रखिएगा श्री नारायण गुरु ने
अरुवीपुरम आंदोलन शुरू किया, जो कि सभी जातियों के लिए मंदिर प्रवेश अधिकार के लिए शुरुआती आंदोलन में से एक था। कौन सा? अरुवीपुरम आंदोलन। नारायण गुरु। प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह का समर्थन भी किया था इन्होंने। ओम सहदोरयम सर्वत्र, सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान है, इन्होंने ये मतलब कहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।